चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज का रिवीजन फिर से कंटिन्यू करें। हमारे स्टेट में पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रिवीजन कल हमने शुरू किया था, आज उसे कंटिन्यू करें। और बाकी के सब्जेक्ट का भी रिवीजन चल रहा है ना बरोबर। आपके अकाउंट का रिवीजन एडमिशन का है, वो अभी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, तो उसे अच्छी तरह से कंप्लीट करो आप। ठीक है, बाकी इको, उसी, इंग्लिश, गुजराती, इनमें भी जो चल रहा है वो रिवीजन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते जाओ। देखो भाई, ये दिसंबर मंथ है, वो दिसंबर के एंड तक मुझे पूरा रिवीजन कंप्लीट करवाना है। सब सब्जेक्ट में सब चैप्टर्स हमें कंप्लीट कर लेंगे लर्निंग के साथ। ठीक है, मेरा रिवीजन उसके हिसाब से बना हुआ है कि दिसंबर एंड तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और जनवरी के फर्स्ट वीक में हमें राउंड टेस्ट शुरू करनी है, 100 मार्क की एग्जाम शुरू करनी है। अभी जो वीकली एग्जाम हो रही है वो वीकली एग्जाम प्रैक्टिस के लिए है कि आप लोग लिखते जाओ। ठीक है ना भाई, टाइमिंग होता है कि 1 घंटे में इतना हो रहा है, 1.5 घंटे में इतना कवर हो रहा है, ये उसके लिए प्रैक्टिस है कि आपको याद भी रह रहा है कि नहीं याद रह रहा। बाकी जनवरी से आपकी पूरी राउंड टेस्ट शुरू हो गया, 100 मार्क की टेस्ट हम यहाँ पर लेंगे। अरे बात ध्यान। और यही मंथ है, आज जो है वो 7th डेट हो गई ना हमारे, जो है वो 31st तक, मतलब जो है 20-22 दिन हमारे पास हैं। वो 20-22 दिन अच्छी तरह से मेहनत करनी है पूरा रिवीजन कंप्लीट करने के लिए सब सब्जेक्ट के। ठीक है, और हो जाएंगे। हमारे पहले के जो 18 दिन हुए हैं, आज हमारा 20 डेट है, पहले के जो 19 डेट हुए, उन 19 डेट में पार्ट 1 स्टेट अकाउंट में हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाकी के 19 डेज में, मतलब बाकी के 20 डेज में हमारा पार्ट 2 भी पूरा हो जाएगा बरोबर। तो दिसंबर तक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करो, वो मेरी चिंता है। लेकिन आप लोगों को लर्निंग करनी है, ये आप लोगों का काम है। मेरा काम है, मैं शेड्यूल तब तक पूरा करवाऊंगा। और जो रिमेनिंग चैप्टर्स है हमारे इको के, एसपी के, रिवीजन के भी कुछ जो है वो बीच में बाकी रह गए हैं, मेरे को घर के काम की वजह से वो बाकी रहे, वो भी इस मंथ में सब कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को खाली टारगेट रखना है कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिसंबर एंड तक, मैक्सिमम 2-3 जनवरी तक हमें सब पूरा करना है। 5 जनवरी के आसपास आप लोगों की राउंड टेस्ट शुरू होगी। अरे बात समझ में? तो ये मंथ थोड़ा दौड़ो यार, ये दौड़ने का महीना है आपका। ठीक है ना, यही मंथ है, क्योंकि जनवरी से तो स्कूल में एग्जाम है, यहाँ एग्जाम हो गए, आपके क्लास पे एग्जाम, सब जगह पर एग्जाम रहेगी। तब उस वक्त तो पूरा पूरा सिलेबस या रिवीजन का टाइमिंग नहीं मिलेगा। उस वक्त तो खाली ऊपर ऊपर से देखना है कि कल पूरे 100 मार्क की एग्जाम है, आज पूरा रिवाइज कर ले। अरे बात समझ में? इसलिए अभी बिना कोई टेंशन के धीरे 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 कंप्लीट करते जाओ कि ये पूरा महीना अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। ये टारगेट बना लो, ये दिसंबर में कोर्स पूरा कर लेंगे, जनवरी से पेपर प्रैक्टिस होगी, जनवरी और फरवरी 2 महीने पूरे पेपर प्रैक्टिस ही करें। कहीं पे भी हो, यहाँ हो, क्लास पे हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, हमें तो पेपर प्रैक्टिस करनी है ना कि हाँ 3 घंटे हम लिख पा रहे हैं और कितने मार्क्स आ रहे हैं हमारे। आ रहा है ना ध्यान? चलो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर कंटिन्यू करें। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कल जो रिवीजन में देखा था उसमें हमने पहली मेथड जो है वो डिटेल में समझी थी। उसके 3 एग्जाम्पल हमने किए थे। पहली मेथड समझी थी कि जब नॉर्मल वेरिएबल पर से प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो, ये स्टेप लिखवाए थे ना कि आपको नॉर्मल वेरिएबल एक्स होता है, उसके ऊपर से आप जेड, जेड पर से ग्राफ, और ग्राफ पर से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो। ठीक है, ये स्टेप हमने कल देखे थे ना, और इसके 3 एग्जाम्पल भी देखे थे, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 देखा था। और उसके रिगार्डिंग आपको बोला था सेक्शन डी में आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो, 4, 5, 6 किए थे वो ट्राई, तो वो कंप्लीट किए थे। आज उसी मेथड को कंटिन्यू करना है, दूसरे इलस्ट्रेशन देखने। आज हम इलस्ट्रेशन 4, 5, 10, 13 और 18 समझेंगे। ठीक है, देखो ये मैं बीच बीच में इलस्ट्रेशन इसलिए करवा रहा हूँ कि एक मेथड पहले पूरी साथ में हो जाए, उस मेथड के सब सम हो जाए, कि एक मेथड के सब सम हो गए, फिर दूसरी मेथड देखेंगे हम लोग कि भाई उसकी रिवर्स मेथड जो है। अरे ना बात समझ में? तो ठीक है, आज ये इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 4, 5 देखना है पहले तो देखो इलस्ट्रेशन 4 आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, इसमें लिखा हुआ है ना, सिंपल मेथड ही है। द एवरेज वेट ऑफ ग्रोन अप चिल्ड्रन लिविंग इन अ लार्ज सोसाइटी इज 50 kg एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 kg। यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है 50 kg, एवरेज मतलब मीन दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। If their weight follow normal distribution and grown up child is selected at random, then find the probability that his weight is between 55 to 65 kg and his weight is between 35 to 45 kg। ऐसे दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, कि एक में हमें 55 से 65 के बीच की प्रोबेबिलिटी और एक में 35 से 45 के बीच की। मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखे हैं, उसे सॉल्व करना है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 50 और 5। ठीक है, पहले में जो ढूंढना है कि 55 से 65 का आंसर, तो उसको सिंबल में ऐसे लिखता है ना,
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 55 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 65। ठीक है, इसको सॉल्व करें। तो इनको सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, x होता है तो x को हम z में कन्वर्ट करते हैं। ये फॉर्मूला से x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे सॉल्व करता है ना। तो ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें पहले z में कन्वर्ट, तो यहीं पे फॉर्मूला लगाते हैं कि x पे 55 माइनस मीन, तो मीन है 50 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 5 लेस देन और इक्वल टू z। अब z हो जाएगा वो कन्वर्ट, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला के x पे 65 माइनस मीन 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 5। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी 55 माइनस 50, तो 5 डिवाइड 5 1, 1 टू 65 टू 50, तो 15 डिवाइड 5 तो 3। ठीक है ना, 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू। ये x का z में कन्वर्ट हुआ, कल भी ऐसे ही कर रहे थे ना, कल डिटेल में समझाया था, हम इसी मेथड से करते हैं, x को पहले z में कन्वर्ट, अब z में से कन्वर्ट हो गया तो क्या बनाते हैं, उसके ऊपर से ग्राफ, नॉर्मल कर्व हम लोग तैयार करेंगे। तो चलो अगर ग्राफ तैयार करें तो यहाँ पर कि फ्रॉम दिस, इसके ऊपर से अगर ग्राफ बनाए तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, जिसमें 0 यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू लिखनी है 1 और 3 की। तो 1 की वैल्यू देखो +1 है तो 0 से थोड़ा आगे आएगा ये +1 बराबर, और 3 की वैल्यू भी प्लस में ही है, या 1 से थोड़ा और आगे जाएगा ये 3, और हमें 1 से 3 के बीच का आंसर ढूंढना है। तो 1 से 3 के बीच में मतलब कि उसे हम शेड कर देंगे कि ये एरिया हमें ढूंढना है। ठीक है ना, 1 से 3 के बीच में ये पार्ट हमें फाइंड करना है। अब 1 से 3 के बीच में जब पार्ट फाइंड करेंगे तो वो कहां से ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे हम z स्कोर टेबल पर से। लिखता है ना कि अकॉर्डिंग टू z स्कोर टेबल पर से वैल्यू ढूंढेंगे। अच्छा, z स्कोर टेबल में ध्यान है ना भाई, 1 की वैल्यू और 3 की वैल्यू हमें मिलती है। अगर आप 1 की वैल्यू ढूंढो, सपोज z स्कोर टेबल में मैं अगर देखूं 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 1.0, उसकी वैल्यू है 3413, है ना, 1.0 की वैल्यू चेक कर लो आप टेक्स्ट बुक में 3413। अच्छा, तो जो 3413 मिली वो क्या वैल्यू मिली, वो वैल्यू मिली आपको 0 से 1 तक की वैल्यू। 1 की वैल्यू मतलब क्या कि 0 से 1 तक का एरिया, इतना डिस्टेंस आपको मिला। अगर आप 3 का आंसर ढूंढते हो तो 3 का आंसर 3.0, भाई 3.0 का आंसर है 4987। ठीक है ना, तो ये 4987 क्या मिलेगा, वो 0 से 3 तक का आंसर मिलेगा आपको। 1 का आंसर ढूंढते हो मतलब वो 0 से 1 तक का आंसर है 1.0 की वैल्यू, और 3 की वैल्यू 3.0 की वैल्यू 4987, वो 0 से 3 तक है। और हमें ढूंढना क्या है, हमें ये हिस्सा ढूंढना है। तो ये हिस्सा ढूंढने के लिए लॉजिक कैसे, कि आपको 0 से 3 तक की जो वैल्यू मिलेगी ना, उसमें से 0 से 1 तक की वैल्यू माइनस करेंगे, है कि नहीं। 0 से 3 तक मतलब ये पूरा हिस्सा मिल जाएगा, उसमें से ये आगे का हिस्सा माइनस करेंगे तो बाकी का शेडेड पार्ट हमें मिलेगा ना, बाकी का 1 से 3 के बीच का हिस्सा मिलेगा ना। बात समझ में आ रही है ना, पूरे में से इतना हिस्सा माइनस होगा तो ये हिस्सा मिलेगा हमें 1 से 3। क्लियर है बात, तो मतलब कि इनमें से माइनस करनी है हमें वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3, ठीक है ना, 1 से 3 तक की प्रोबेबिलिटी, तो पहले 3 तक की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, पहले बड़ा नंबर ना, कि ये बड़े जो है वो एरिया में से ये छोटा एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, बाकी का ये आंसर मिल जाएगा। तो 0 से 3 तक, तो 3 का आंसर का था हमारा 4987, 0.4987, और माइनस उसमें से ये 1 की वैल्यू, तो 1.0 का आंसर है 3413, 0.3413। सिर्फ 3 दिया हुआ है मतलब वो 3.0 हुआ, और 3.0 का वही आगे कोई नंबर नहीं है उसके बाद सेकंड, तो पहले 0 में ही फाइंड करेंगे ना उसे, बरोबर ना। तो अगर इन दोनों का माइनस कर दें हम लोग भाई, जैसे यहाँ पर 4 बचेगा, 7 यहाँ 5 और 1, तो 0.1574 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 1 से 3 तक का आंसर हमें मिल गया ना 0.1574। समझ आ रहा है, ये वैल्यू मिल गई हमें 55 से 65 के बीच का आंसर। नॉर्मल यही स्टेप चलने के, पहले x था उसको z में कन्वर्ट किया, उसके ऊपर से ग्राफ बनाया, और फिर ग्राफ पर से प्रोबेबिलिटी ढूंढी बाय z स्कोर टेबल। ठीक है, ऐसे ही स्टेप याद रखना है। अब ऐसे ही इसमें सेकंड भी है कि सेकंड में हमें आंसर ढूंढना था 35 टू 45 के बीच का आंसर।
तो ठीक है, 35 to 45 वो भी वैसे ही सॉल्व करें कि अगर इनमें भी सॉल्व करें, पहले इसको हम लोग z में कन्वर्ट करें, कि z में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर x की वैल्यू 35 माइनस मीन, तो माइनस मीन 50 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 5, z लिखेंगे और यहाँ पर भी x की वैल्यू 45 माइनस मीन 50 और अपॉन 5। तो अगर आंसर लिख दो इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 35 माइनस 50 तो माइनस 15 डिवाइड 5 तो -3, -3 z टू 45 माइनस 50 -1, -5 डिवाइड बाय 5 तो -1, मतलब यहाँ मिला -3 से -1 तक, ठीक है ना। तो चलो -1 और -3 इसकी वैल्यू हम ग्राफ में तैयार करें कि x पर से z में कन्वर्ट हो गया और z पर से ग्राफ। तो ग्राफ की वैल्यू अगर लिखे फ्रॉम दिस, ग्राफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कि ये 0, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये दोनों वैल्यू यहाँ डिस्क्राइब करें तो -3 से -1, -3 तो -3 माइनस साइड पे आएगा, 0 के इस तरफ आएगा ना, यहाँ कुछ आएगा -3, और दूसरा -1 तो -1 की वैल्यू भी 0 के इसी तरफ आएगी, तो 0 के इस साइड आएगी -1, यही होगा ना, 0 से जाएंगे इस तरफ तो -1 और यहाँ पे थोड़ा दूर -3, -1 से -3 मतलब ये शेड कर देंगे, ये एरिया हमें ढूंढना है -1 और -3 के बीच में। अरे बात ध्यान, इसी की तरह ना ये भी 1 और 3 के बीच में था, ये भी 1 और 3 में इस साइड है, सेम ही आंसर रहेगा। तो 1 और 3 में भी वही, क्या अगर आप 1 की वैल्यू पीछे ढूंढोगे वही वैल्यू होगी 3413, कि 1 की वैल्यू ढूंढोगे तो 0 से 1 तक का आपको डिस्टेंस मिलेगा, ये एरिया 0 से 1 की वैल्यू, और 3 की वैल्यू जो ढूंढोगे तो वो 0 से 3 तक का गैप आपको मिलेगा, 0 से 3, लेकिन हमें जो बीच का गैप ढूंढना है तो 0 से 3 में से ये 0 to 1 ये आंसर हम लोग माइनस कर देंगे तो बाकी का ये हिस्सा मिलेगा ना, ठीक है ना। वही सेम लॉजिक, यहाँ प्लस साइड था, यहाँ माइनस साइड था, तो इसी में ही फिर से वही लिखें कि अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल, जेड स्कोर टेबल के हिसाब से अगर वैल्यू लिख दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 z टू -1, तो भाई ये पूरी वैल्यू 3 की पूरी वैल्यू जैसे यहाँ पे भी लिखी थी कि 0.4987 और 1 की वैल्यू थी 0.3413, ठीक है ना। ये पूरी वैल्यू में से 1 की वैल्यू माइनस, तो बचेगा कितना, वही बचेगा 0.1574, ये इसकी प्रोबेबिलिटी। और भले माइनस साइड पे है, प्रोबेबिलिटी तो प्लस में ही ना, ग्राफ के लिए वैल्यू माइनस में होती है, प्रोबेबिलिटी का आंसर थोड़ी माइनस में आता है, ये वैल्यू तो प्लस में ही रहेगी, ठीक है ना। आप +1 का डिस्टेंस ढूंढो कि -1 का डिस्टेंस ढूंढो, वो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, इस तरफ हो के इस तरफ हो, ठीक है ना। ये डिस्टेंस या प्रोबेबिलिटी या एरिया जो भी इसे नाम दो, जो भी नाम दो, ग्राफ के हिसाब से तो आप डिस्टेंस या एरिया भी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो, और ये वैल्यू तो हमेशा प्लस में रहती है, ग्राफ भले माइनस के प्लस में हो, ये तो प्लस में ही रहेगा। तो ये भी आंसर मिल गया ना, सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है, आपको खाली ये स्टेप याद रखने, क्या x दिया हुआ है, पहले z फिर ग्राफ फिर उसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी, बस ग्राफ में आपका लॉजिक लगता है कि क्या प्लस क्या माइनस, कल जो सम थे उसमें ऑलमोस्ट सब में प्लस किया था, अब इसमें माइनस भी आ रहा है, ना ध्यान, देखो ध्यान से देखो, फोर्थ वाला इलस्ट्रेशन किया देख लो एक बार, तो फिफ्थ वाला इलस्ट्रेशन भी करें इसके साथ। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 5 है उसमें भी दिया हुआ है ना, द मंथली इनकम ऑफ वर्कर वर्किंग इन अ प्रोडक्शन हाउस फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, their average monthly income is 15,000 and standard deviation is 4,000, उनकी average monthly income मतलब मीन दिया हुआ है 15,000 और standard deviation 4,000 दिया हुआ है, और लिखा हुआ है कि if a worker is selected at random then find the probability that his monthly income is between 10 to 25,000, ये एक दिया हुआ है 10 से 25 के बीच में probability ढूंढनी है, और सेकंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर हैविंग मंथली इनकम बिटवीन 12 to 22,000, दूसरे में परसेंटेज ऑफ वर्कर ढूंढना है, तो परसेंटेज मतलब वैसे ही सॉल्व वैसे ही करना है, आखिरी जो आंसर मिलेगा ना प्रोबेबिलिटी को उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज वैल्यू मिल जाती है हमें, ठीक है ना। सम वैसे के वैसे ही करेंगे कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 15,000 एंड 4,000 दिया हुआ है, बराबर, और उनके हिसाब से जैसे पहले में ढूंढना है 10 से 25,000, तो मैंने यहाँ सिंबल में लिख दिया ना कि उसे सॉल्व करें, 10,000 से 20,000 25,000 के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है,
तो ठीक है, सॉल्व करते हैं उसी मेथड से कि ये आपको x दिया हुआ है नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, लिखा हुआ है ना कि नॉर्मली सिलेक्टेड, कि नॉर्मल वेरिएबल x के है, उसको पहले z में कन्वर्ट करें। तो चलो अगर इसको z में कन्वर्ट करते हैं तो यहीं पे ही उसकी फॉर्मूला लिखें कि x वो 10,000 माइनस ये मीन, तो माइनस 15,000 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 4,000, बराबर। और यहाँ पे हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू z एंड लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे भी फॉर्मूला कि 25,000 माइनस मीन 15,000 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 4,000, बराबर। ये z में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर इनकी वैल्यू लिख दें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10,000 माइनस 15,000 तो 5,000 माइनस 5, और 5 डिवाइड बाय 4 करें तो 5 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 1.2 एंड 5 1.25 माइनस 1.25 लेस देन और इक्वल टू z, और यहाँ पे 25 माइनस 15 10 हो गया, और 10 डिवाइड बाय 4 तो वो 2.5 हो जाएगा के 2.5, मतलब माइनस 1.25 से 2.5 तक का डिस्टेंस हमें ढूंढना है, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, बराबर। x का z में कन्वर्ट हुआ, अब z में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर से ग्राफ तैयार करें। तो चलो अगर यहाँ पे ग्राफ तैयार करें कि फ्रॉम दिस हम ग्राफ बनाए यहाँ पर, तो ये बिल्कुल बीच में 0 माइनस, यहाँ पे प्लस इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट, अगर ये वैल्यू डिस्क्राइब करें कि माइनस 1.25 तो माइनस 1.25 है, माइनस साइड पे आएगा कि माइनस साइड पे 0 से थोड़ा दूर कि माइनस 1.25, और दूसरी वैल्यू है 2.5, 2.5 प्लस में है तो प्लस में 2.5, तो प्लस में बनाएंगे यहाँ पर कि 2.5, बराबर। चलो एक चीज ध्यान रखो कि आप भले ही जो है वो ये नंबर अंदाजे से लेते हो माइनस 1.25 2.5 भले अंदाजे से, पर जब आप गैप रखो ना थोड़ा तो लगना चाहिए कि हाँ भाई इसमें फर्क है कि 1.25 वो छोटा गैप कहलाए, यहाँ 2.5 ले रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में बड़ा या उससे डबल गैप रहना चाहिए, दिखना चाहिए ना वो, बराबर ना, कि दूर से दिखना चाहिए क्या ये छोटा और बड़ा। आप 1.25 भी उतना ही गैप, 2.5 भी उतना ही गैप ले रहे हो, दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है, ऐसा ना हो, थोड़ा तो फर्क लगना चाहिए। एग्जैक्ट मेजर भले ना लो पर फर्क तो देखे ना उसमें। तो अब यहाँ पे 1.25 से 2.5 तक का गैप हमें ढूंढना है, 1.25 से 2.5 ये पूरा गैप। तो इसमें जब हम आंसर ढूंढेंगे ना 1.25 का, कि भाई पीछे 1.25 का आंसर कैसे ढूंढते हैं कि 1.2 यहाँ पे पहली लाइन में 1.2 और 5 यहाँ पे, तो 1.2 और 5 जैसे है ना 3944, समझ रहे हो ना। 1.25 का आंसर मतलब होता है कि 1.2 पहला नंबर यहाँ देखते हैं 1.2, और फिर पीछे का नंबर 5 वो ऊपर देखते हैं, तो 1.25 ये हुआ 3944। तो जब 1.25 ढूंढोगे मतलब 0 से 1.25 का आंसर मिलेगा, 0 से, ये सब वैल्यू 0 से ही आती है, 0 से यहाँ तक। और 2.5 का अगर आंसर देखो कि 2.5 एग्जैक्ट 2.5 ही है, तो 2.5 में पहला 4938, तो 2.5 का आंसर मतलब आपको 0 से 2.5 का आंसर मिलेगा इसमें, बराबर ना, 4938 जो है। और हमें जो पूरा शेड ढूंढना है तो इन दोनों आंसर का प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, वो लॉजिक वही ग्राफ में रहता है ना कि प्लस है कि माइनस है। अब यहाँ पे देखो तो इन दोनों जो आंसर रहेगा उनका प्लस करेंगे तो पूरा एरिया मिलेगा ना यहाँ से यहाँ तक, दोनों अपोजिट साइड पे हो ना ऑलमोस्ट प्लस होता है, दोनों सेम साइड पे हो ना अगर तो ऑलमोस्ट माइनस रहता है उसमें, ठीक है। तो अब इन दोनों का प्लस किया जाएगा कि यहाँ पे फिर से वही लिखे कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, इनके ऊपर से अगर वैल्यू लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 1.25 Z टू 2.5, तो इनकी प्रोबेबिलिटी के लिए जैसे 1.25 तो 1.25 का आंसर था हमारा 3944, मतलब 0.3944 और प्लस 2.5 का आंसर, तो 2.5 का आंसर था 4938, 0.4938, और दोनों का अगर प्लस कर दें कि 12 8 18 और 8 तो 0.8882 ये आ रहा है ना, 0.8882। समझ में आ रही है ना बात कि भाई दोनों के ही जो है वो एरिया का प्लस कर दिया, दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्लस, तो ये फाइनल आंसर 10 to 25,000 के बीच में। आई बात ध्यान, ये क्लियर हुआ।
अब वैसे ही जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है 12,000 से 22,000 के बीच का आंसर हमें ढूंढना है, 12 से 22 के बीच में। तो चलो 12 से 22 के बीच में ढूंढना है, तो ये भी पहले x की वैल्यू को z में कन्वर्ट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ कन्वर्ट करें कि x की वैल्यू 12,000 माइनस मीन, तो माइनस मीन है 15,000 और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 4,000, लेस देन और इक्वल टू z, और लेस देन और इक्वल टू यहाँ भी कन्वर्ट करें तो x की वैल्यू 22,000 माइनस मीन है 15,000 और डिवाइड 4,000, है ना, डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे अब इनको भी कन्वर्ट किया जाए तो 12 माइनस 15 3 हो जाएगा और 3 डिवाइड 4, है ना, माइनस में 12 माइनस 15 माइनस 3 डिवाइड 4, तो 3 डिवाइड 4 0.28 और 5 मतलब 0.75 माइनस 0.75, लेस देन और इक्वल टू z, और यहाँ पे 22 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 7, और 7 डिवाइड बाय 4 अगर करें तो 4 1 जा 4 बचेगा 3, तो 7 जा और 5 जा 1.75, ठीक है, यहाँ आंसर मिलेगा 1.75, बरोबर ना, 7 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्लियर है। तो ये जो वैल्यू मिल गई हमें z में कन्वर्ट किया, आप तो कैलसी से कन्वर्ट कर लोगे कि ये z में कन्वर्ट किया, अब उसके ऊपर से हम लोग ग्राफ तैयार करें। तो फिर से वैसे ही लिखें फ्रॉम दिस, एक ही मेथड में इसलिए ये करवा रहा हूँ कि एक ही मेथड आपको है ना फिक्स हो जाए कि हाँ ये स्टेप करने, ये स्टेप में मिक्स मेथड करवाऊँ ना, तो अभी ये मेथड, फिर अभी ये स्टेप, अभी ये स्टेप, तो शायद कंफ्यूजन रहता है, ऑलमोस्ट तो नहीं रहना चाहिए पर शायद कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम पहले एक मेथड पूरी करवा लेते हैं, चलो इजी रहेगा। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो इनके हिसाब से यहाँ पर 0 प्लस और माइनस इनफाइनाइट, ये है माइनस 0.75, तो इस तरफ 0 से थोड़ा ही दूर जाना है ना, माइनस 0.75, 1 भी नहीं है 0.75, और यहाँ पे है प्लस 1.75, तो थोड़ा इस तरफ 0 के प्लस साइड पे 1.75, और ये 0.75 से लेकर 1.75 तक का डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है, ये आंसर हमें ढूंढना है, ये प्रोबेबिलिटी। तो आप पहले 0.75 की वैल्यू ढूंढोगे, यहाँ पे 0.75 की वैल्यू मतलब ऐसे हो गई कि ये 0.7 0.75 ना, तो 0.7 यहाँ ढूंढना है और 5 यहाँ पे 75, तो 0.7 और 5, तो 0.7 एंड 5 उसका आंसर है 2734, ठीक है ना। तो जो 2734 वो 0 से 0.75 का आंसर मिलेगा, इतना गैप, और 1.75 का आंसर अगर ढूंढोगे तो यहाँ पे 1.7 और 5, तो 1.7 एंड 5 उसका आंसर है 4599, तो वो आंसर मिलेगा 0 से 1.75 का। ये चेक कर लेते कि हाँ ये आंसर मतलब इतना गैप है, और हम इन दोनों गैप का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो पूरा आंसर मिलेगा, बराबर। यहाँ पे भी वैसे वही लिखें कि अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल, उनके हिसाब से अगर वैल्यू लिखो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.75 to 1.75 is, तो 0.75 का आंसर, वो आंसर था हमारा 2734, तो 0.2734 और प्लस 1.75, तो 1.7 और 5 का आंसर, वो आंसर था हमारा 4599, 0.4599, दोनों का प्लस करें भाई, जैसे यहाँ 13 ऊपर 1 और 12 और 13 ऊपर 1 और यहाँ पे 6 और 7, 0.7333, ये आंसर आ रहा है इसमें। तो ये प्रोबेबिलिटी हुई ना। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में एक था कि जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है उसकी परसेंटेज वैल्यू भी ढूंढनी है, लिखा हुआ है ना, तो परसेंटेज वैल्यू जब लिखा हुआ तो ढूंढेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था खाली प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तो ये ढूंढ के हमने खत्म कर लिया, ये खाली प्रोबेबिलिटी, पर सेकंड में लिखा हुआ है कि उसकी परसेंटेज वैल्यू भी ढूंढो, तो परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से जो आंसर मिले उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो परसेंटेज वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे अगर लिखें उसको कि परसेंटेज वैल्यू, या भले आप पूरा सेंटेंस लिखो कि परसेंटेज वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन या सॉरी वर्कर्स, जो भी दिया हुआ है उसमें पूरा सेंटेंस लिखो तो भी ठीक है, शॉर्ट में लिखोगे तो भी ठीक, कि जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 वो परसेंटेज ढूंढेंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 73.33%, ये हमारा आंसर, समझ आई बात।
सिंपल है ना। अब लग रहा है 3-4 सम हो गए तो अब सिंपल लगता है हमें। तो अब इलस्ट्रेशन 5 किया वो देख लो, अब इलस्ट्रेशन 10 देखें, 10, 13, 18 ऐसे ही है, सिंपल है। तो 10th वाला पहले समझ लें हम लोग। देखो अब जैसे 10th वाला इलस्ट्रेशन देखें, इसमें दिया हुआ है कि इन अ सिटी डेली सेल ऑफ पेट्रोल एट अ पेट्रोल पंप फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन and its mean and standard deviation are 33,000 and 3,000 लीटर रिस्पेक्टिवली। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है ना कि एक पेट्रोल पंप पे डेली कितनी सेल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग है ये वैल्यू। सो पहले में है कि ऑब्टेन द परसेंटेज ऑफ डेज ऑफ मंथ ड्यूरिंग विच द डेली सेल ऑफ पेट्रोल इज लेस देन 30,000, है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या ढूंढनी है कि लेस देन 30,000 की सेल होती हो ऐसे, और उसकी भी परसेंटेज वैल्यू, मतलब जो आखिरी प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। कि यहाँ पर लेस देन 30,000 है, याद है कल लेस देन और मोर देन के पहले दो इलस्ट्रेशन हमने किए थे, तो ध्यान में रखना। और सेकंड में है कि ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ मे हाउ मेनी डेज आर एक्सपेक्टेड सो दैट द सेल ऑफ पेट्रोल इज बिटवीन 32,000 इज टू 35,000 लीटर। दूसरे में ढूंढना है कि 32,000 से 35,000 लीटर, और लिखा हुआ हाउ मेनी डेज, यहाँ प्रोबेबिलिटी को डेज में कन्वर्ट करना है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी डेज आर एक्सपेक्टेड, कितने दिन हो सकते हैं, तो आंसर को डेज में कन्वर्ट करना है। अच्छा कैसे कन्वर्ट करना है वो हम समझेंगे, पहले तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो पहले में दिया हुआ है कि चलो लेस देन 30,000 हमें फाइंड करना है, तो लेस देन 30,000 की वैल्यू ढूंढे ना, याद है ना कल लेस देन में कर रहे थे, कैसे करते थे, लेस देन मतलब 30,000 से लेस देन, तो 30,000 और इस तरफ इनफाइनाइट, कि 30,000 से लेस तो जाना है पर कहां तक जाना है, कोई लिमिट नहीं है, तो इनफाइनाइट तक। याद है ना कल ऐसा हमने कि हम हमेशा दो नंबर लिखते हैं कि सपोज 32 से 35 के बीच में, तो यहाँ होता हो 35 से कम, तो 35 से कम कहाँ जाना है, 32 तक, वो पता होता है। लेकिन जब दिया होगा 30,000 से लेस, तो 30 से लेस जाना है पर कहां तक नहीं पता, तो इनफाइनाइट। बराबर हम लिखते हैं ना, टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं होता, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखते हैं x टू 30,000, है ना, या 30,000 मोर देन x ऐसे लिखा जाता है। पर आप सिंपल, कल भी बताया, सिंपल याद रखो, इनफाइनाइट लिखो दूसरी तरफ, लेस देन हो तो यहाँ इनफाइनाइट, मोर देन हो तो यहाँ इनफाइनाइट होता है। तो 30,000 और लेस उसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो ठीक है, उसकी वैल्यू के लिए सम तो वैसे ही करेंगे, पहले x को z में कन्वर्ट करें, तो x को z में कन्वर्ट करें, यहाँ पे वही फॉर्मूला रखें, तो इनफाइनाइट की तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, वो चलो ठीक है ना। और z में कन्वर्ट हो जाएगा, कि z इसको कन्वर्ट करें, तो भाई x की वैल्यू 30,000 माइनस मीन है 33,000 और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 3,000, बराबर 30,000 माइनस 33 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3। वैल्यू अगर लिखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट z टू 30 माइनस 33 3 और 3 डिवाइड 3 तो -1 हो जाएगा ना, 33 -1 पे आएगा, बड़ा नंबर माइनस में है, तो इनफाइनाइट से -1 तक ये हमें वैल्यू है। तो ठीक है, x को z में कन्वर्ट हुआ, अब उसके ऊपर से ग्राफ तैयार करें। क्या अब अगर इनके ऊपर से ग्राफ बनाए हम, कि फ्रॉम दिस के ग्राफ अगर हम बनाएं, तो वैल्यू बनेगी उसमें कि यहाँ 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये वैल्यू है -1 जो दिया हुआ -1 कहाँ ड्रॉ करेंगे, 0 के इस तरफ, यहाँ पे ड्रॉ होगा ये -1, और -1 से कहाँ जाना है, इनफाइनाइट। देखो लेस देन है इस तरफ है, आप सिंबल में भी इसी साइड लिखते हो लेफ्ट साइड, तो हमें भी इनफाइनाइट लेफ्ट साइड तक जाना है। -1 टू इनफाइनाइट मतलब -1 से इनफाइनाइट तक का आंसर, ये आंसर हमें फाइंड करना है, बराबर। तो ये आंसर ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, कि अगर आप 1 की वैल्यू फाइंड करोगे, जैसे आपको टेबल पर से 1 की वैल्यू, 1 मतलब 1.0, के 1.0 की वैल्यू मिल जाएगी 3413, तो जब आप 1 की वैल्यू ढूंढो तो ऐसे नोट कर दो, 1 वैल्यू मतलब 0 से 1 तक का आपको वैल्यू मिलेगा 3413, 0 से 1 ये एरिया है, लेकिन हमें ये एरिया थोड़ी चाहिए ब्लैंक, हमें तो ये चाहिए। तो ये कैसे ढूंढेंगे, कि हमें पता है 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर कितना होता है, आखिरी तक का आंसर आपको पता है कि 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0.5, उसकी प्रोबेबिलिटी ये रहती है ना, तो पूरी वैल्यू 0.5 में से अगर इसकी वैल्यू हम माइनस कर दें, तो बाकी का ये आंसर मिल जाएगा ना, शेडेड एरिया, समझ रहे हो ना, पूरे में से ये माइनस, तो बाकी की ये वैल्यू मिलेगी।
मतलब कि अब अगर यहाँ पे लिखें कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट Z टू -1, तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट तक की वैल्यू वो 0.5 और उसमें से माइनस ये वैल्यू करेंगे 0.3413, है ना, 1 की वैल्यू यही है ना, हाँ 3413। तो दोनों का अगर माइनस करें तो कितना, 10 में से 7 हो जाएगा, 9 में से 8, यहाँ 9 में से हो जाएगा तो 5 और 4 में से 3 1, 0.1587 ये वैल्यू मिल जाएगी 1587, ये प्रोबेबिलिटी मिल गया। और इस प्रोबेबिलिटी को फिर परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है, लिखा हुआ है ना फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेल, क्वेश्चन 1 में जो लिखा हुआ था। तो ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर लिख दें कि परसेंटेज वैल्यू, क्या ना हैंडराइटिंग खराब हो रही है मेरी, ध्यान देना आप लोग, के परसेंटेज में कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15.87 परसेंटेज, 15.87 परसेंटेज, ये रियल परसेंटेज वैल्यू मिली। हो गया ना, लेस देन 30,000 में। समझ आई बात, ध्यान देना भाई क्वेश्चन। अब वैसे ही जो सेकंड में दिया हुआ 32 से 35 के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, ठीक है, 32 से 35 के बीच में हम लोग फाइंड करें, तो ये भी 32 और 35 में x है, फिर उसको पहले z में कन्वर्ट, हाँ इसमें नंबर ऑफ डेज ढूंढने पर पहले प्रोबेबिलिटी तो ढूंढ लें तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ डेज कैसे है। पहले इसको हम z में कन्वर्ट करें तो वैसे ही फॉर्मूला रखेंगे कि x की वैल्यू 32,000 माइनस मीन है हमारा 33,000 और डिवाइड ये 3,000 स्टैंडर्ड डेविएशन, लेस देन और इक्वल टू z, लेस देन में यहाँ पे x की वैल्यू 35,000 माइनस मीन 33,000, ध्यान देना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 3,000, और अगर वैल्यू इसको कन्वर्ट करें 32 माइनस 33 1 बचेगा और 1 डिवाइड 3 तो 0.33 कुछ हुआ, मतलब माइनस में है तो माइनस 0.33, ठीक है ना, 1 डिवाइड 3 तो 0.3333 वो चलता ही रहेगा, ठीक है, तो माइनस 0.33 हो जाएगा। और यहाँ पे z, यहाँ पे 35 माइनस 33 2 बचेगा, 2 डिवाइड 3 तो 2 डिवाइड 3 तो फिर 67, 0.67 रहेगा, और ये प्लस में प्लस 0.67, बराबर। आप कैलकुलेटर में काउंटिंग कर लेना भाई अगर डायरेक्ट ना होता हो तो। यहाँ पे माइनस 0.33 से 0.67 वो आंसर, ठीक है, z मिला। अब उसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो ग्राफ में अगर कन्वर्ट करें तो इसके ऊपर से ग्राफ बनाए, फ्रॉम दिस ग्राफ में बिल्कुल बीच में जीरो, यहाँ पर प्लस इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट, तो देखो माइनस 0.33, तो माइनस 0.33 माइनस साइड पे आएगा, जीरो से थोड़ा आगे बनाएंगे ये कि माइनस 0.33 ये आंसर, और प्लस 0.67 तो वो जीरो के इस तरफ आएगा, इस तरफ बनाएंगे कि ये 0.67, और भले अंदाजे से बना, खाली लगना चाहिए कि 33 छोटा गैप है, 67 थोड़ा बड़ा गैप है ना, थोड़ा सा ही बड़ा, खाली 3 पॉइंट का फर्क, ठीक है ना। तो चलो ये माइनस 0.33 से प्लस 0.67 का आंसर हम लोग ढूंढेंगे, ये शेड एरिया। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे वही कि 0.33 का आंसर ढूंढोगे तो 0.33 मतलब 0.3 और 3 यहाँ पे, है ना, 0.3 और 3 ये मिलेगा ना 1293 का आंसर। तो जो 0.33 का ढूंढोगे वो 0 से 0.33 का आंसर होगा, और 0.67 का जब आंसर ढूंढोगे कि 0.6 और यहाँ 7, तो 0.67 का आंसर वो 0 से 67 का आंसर होगा, और दोनों आंसर का यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस करना होगा, तो हमें रियल वैल्यू मिलेगी, बराबर। तो मतलब यहाँ पर अगर प्लस करें, लिखें वो क्या, अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, according to Z score table, probability of minus 0.33 less than or equal to Z less than or equal to 0.67, तो ये 0.33 की वैल्यू लिखें, 0.3 और 3 कितना है 1293, तो 0.33 की वैल्यू है 0.1293 और प्लस 0.67, तो 67 की अगर वैल्यू लिखें कि 0.6 और 7 तो उसमें है 2486,
मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.2486, बराबर ना, 0.67, तो ये 0.6 और ये 7, 2486, तो दोनों का क्या होगा यहाँ पर प्लस, कि दोनों का अगर प्लस कर दें, जैसे यहाँ पे 9 और यहाँ पे 17, ऊपर 1, 6 और 7 और यहाँ पे 3, कि 0.3779 ये प्रोबेबिलिटी। अब इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ ध्यान दो कि जब खाली परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो ना तो सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, लेकिन दूसरे कोई नंबर ऑफ समथिंग में कन्वर्ट करना हो, जैसे यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज ढूंढो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज कि जिसमें सेल इसके बीच में थी, नंबर ऑफ डेज ढूंढने हैं, तो उसको टोटल डेज से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज होता है ना, तो हम टोटल परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब कुछ नंबर ऑफ समथिंग ढूंढना हो तो नंबर ऑफ समथिंग जो भी हो, नंबर ऑफ डेज ढूंढना है तो टोटल डेज से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ पर्सन ढूंढना है तो टोटल पर्सन से, जो होगा ही आपके क्वेश्चन में मेंशन कि नंबर ऑफ पर्सन ढूंढना है तो नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ किलोमीटर ढूंढना है तो टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी नंबर में कन्वर्ट करना है उसके टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज में टोटल 100 होता है तो हम 100 से कर देते हैं। अब जैसे इसको डेज में कन्वर्ट करना है तो डेज में देखो दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इन अ मे मंथ, देख लो क्वेश्चन सेकंड में लिखा हुआ था कि इन अ मे मंथ, मे महीने में हमें नंबर ऑफ डेज ढूंढने, तो दिया हुआ है अगर पर्टिकुलर मे मंथ, तो मे मंथ में कितने डेज होते हैं टोटल, कि मे मंथ में टोटल 31 डेज होते हैं, तो ये आंसर को टोटल 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मे मंथ नहीं होता, पूरे साल का पूछते, तो पूरे साल में 365 डेज, तो आंसर को 365 से, जो भी आंसर हो उसको टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ऑफ मिलेगा। तो अगर इसी में ही नंबर ऑफ डेज ढूंढे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भले पूरा लिखना कि नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डेज where sale of petrol is between 32 to 35 पूरा, तो नंबर ऑफ डेज ये 0.3779, उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 31, मे मंथ है तो मे मंथ में 31 से मल्टीप्लाई, तो इनसे अगर मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, कुछ कि 3 3 9 एंड 2 11, 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग कुछ जा रहा है ना, पीछे 779 है ना, तो 999, हाँ 11.7 कुछ समथिंग होगा, पर नंबर ऑफ डेज है तो नंबर ऑफ डेज पॉइंट में नहीं, उसको राउंड फिगर लिखते हैं, तो फिर राउंड फिगर में हो जाएगा 11.7 कुछ समथिंग होगा, तो उसको राउंड फिगर कर देंगे 12, 11.5 से ज्यादा हो गया तो उसको 12 में कन्वर्ट, अब तो कैलसी से कर लो डायरेक्ट आंसर मिलेगा, इसका 11 पॉइंट समथिंग मिलेगा, जो लिखेंगे 12 डेज अप्रोक्सीमेटली, कि अप्रोक्सीमेट 12 डेज, डेज थोड़ी आधे रहेंगे तो उसमें तो पूरा ही लिखेंगे ना। फिर आई बात समझ में, ये इलस्ट्रेशन ध्यान में आया ना, 10th वाला इलस्ट्रेशन हुआ, वैसे ही 13 वाला समझो। हाँ देखो ये चैप्टर बड़ा है तो प्रैक्टिस भी उतनी ज्यादा करनी है भाई, वो ध्यान से समझना, इसलिए मैं हर इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट बोल देता कि हाँ भाई ये कंप्लीट कर लो आप लोग, पर करवा रहे हैं कि कहीं पे भी कुछ भी ऐसे छोटे छोटे चेंजेस भी हो तो आप लोगों को ध्यान रहेगा। तो अब 10 के बाद 13 वाला इलस्ट्रेशन देखे। अब जैसे इलस्ट्रेशन 13 है तो इसमें दिया हुआ ना, द बिल अमाउंट ऑफ परचेज बाय अ कस्टमर इन डिपार्टमेंटल स्टोर फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज 800 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 200। ऑन अ डे 57 कस्टमर हैड अ बिल अमाउंट मोर देन 1200। ओके, कि कोई एक दिन है जिसमें 57 इतने ऐसे कस्टमर है जिन्होंने 1200 से ज्यादा का बिल बनाया, 57 ऐसे कस्टमर आए थे। सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ कस्टमर हु विजिटेड द स्टोर ऑन दैट डे। ओके, तो यहाँ पर फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर उस दिन कितने आए थे, कि भाई कोई एक दिन था कि जिसमें 57 ऐसे कस्टमर आए थे जिन्होंने 1200 से ज्यादा का बिल बनाया था। ठीक है, 57, तो उससे भी ज्यादा आएंगे जिन्होंने थोड़ा कम बिल बनाया होगा, थोड़ा अलग कुछ होगा, ठीक है, कोई खाली ऐसे ही घूमने आए होंगे। तो टोटल उस दिन कितने कस्टमर आए थे, वो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हमें फाइंड करना है। तो चलो अब टोटल यहाँ पे लॉजिक समझना कि टोटल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो कुछ भी हो, टोटल फाइंड करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, पहले तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है, कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है द बिल अमाउंट इज मोर देन 1200, तो ठीक है पहले तो मोर देन 1200 की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, है कि नहीं। फिर जो आप पीछे ढूंढना होता है कि नंबर ऑफ समथिंग, परसेंटेज ढूंढो, ये ढूंढो, वो बाद में, पहले प्रोबेबिलिटी तो ढूंढे ना। तो पहले तो मोर देन 1200 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मीन 800 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 200, मोर देन 1200 मतलब 1200 टू इनफाइनाइट,
मोर देन यही होता है ना कि 1200 से ज्यादा, पर कहां तक, तो इनफाइनाइट तक, ये मोर देन 1200। अरे भाई समझ में, तो ठीक है। लेस देन में था तो इनफाइनाइट यहाँ लिखते थे ना, मोर देन में यहाँ इनफाइनाइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढे तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें z में। ये x की वैल्यू है मोर देन 1200, पहले z में कन्वर्ट करें। तो z में कन्वर्ट करने के लिए कि भाई यहाँ 1200 माइनस मीन की वैल्यू 800 और स्टैंडर्ड डेविएशन 200, 1200 टू z टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का तो कन्वर्ट होगा नहीं भाई, तो यहाँ पे कन्वर्जन क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1200 माइनस 800 तो 400 और 400 डिवाइड 200 तो 2, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये ध्यान देना कि 2 से इनफाइनाइट यहाँ तक का हमें आंसर ढूंढना है। तो ठीक है, यहाँ तक का आंसर, तो पहले इसको ग्राफ में कन्वर्ट करें कि फ्रॉम दिस अगर ग्राफ तैयार करें, आपकी टेक्स्ट बुक में ना ये जो वैल्यूज दी गई है वो वैल्यू आगे पीछे है कि किसी में ये मोर देन, किसी में लेस देन, वैसे साइन है, इसलिए मैं सिंपल कर रहा हूँ कि सब में एक ही साइन रखो, कोई कंफ्यूजन मत रहो, आखिरी आंसर वही रहेगा। अब यहाँ जैसे हम 2 से लेकर इनफाइनाइट तक जाना है तो +2, +2 कहाँ ड्रॉ करेंगे, 0 से थोड़ा आगे, कि यहाँ रहेगा +2 और इनफाइनाइट तक जाना है तो 2 से इनफाइनाइट तक, बराबर ना, 2 से इनफाइनाइट तक, ये पूरा शेड हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी, अब सपोज अगर आप 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो 2 का आंसर तो चलो रहता है 4772, तो 0 से 2 तक का आंसर वो आपको मिलेगा 477। 2 का आंसर पीछे ढूंढोगे ना, वही है ना, 1 2 का याद रहता है कि 2 का आंसर 4772, 2.0, तो वो 0 से 2 तक मिला आपको जो आंसर मिलेगा, 0 से 2 तक, तो वो तो ये शेड मिला, पर ये नहीं, हमें तो ये शेड फाइंड करना है। तो हमें ध्यान है कि 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू क्या होती है, कि 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू 0.5 होती है, तो 0.5 में से अगर इतना आंसर 2 का माइनस कर दे तो बाकी का ये इनफाइनाइट तक का ये शेडेड एरिया मिल जाएगा ना, यहाँ माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, यही लॉजिक हर सब में ध्यान देना है कि प्लस है कि माइनस है। सो अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल, अगर टेबल पर से वैल्यू लिखें, जो हमें वैल्यू लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टू इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू, कि पूरी वैल्यू 0.5 और उसमें से ये इतनी वैल्यू 0 से 2 तक का माइनस करेंगे, जो आंसर है हमारा 0.4772। 5 में से ये माइनस करें तो कितना मिलेगा, फिर यहाँ मिल जाएगा 8 2 2 और 0, मतलब 0.0228, 0.0228 ये आंसर मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी मिली। अब फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे समझो, यहाँ कैसा था, जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर ढूंढना है। अब इससे पहले वाला ही हमने सम किया ना 10th वाला इलस्ट्रेशन, उसमें कैसा था कि टोटल डेज आपको दिए हुए थे 31 डेज, भाई मई महीने हैं, टोटल 31 डेज, उसमें कितने दिन में भाई सेलिंग वो हो रही थी, क्या था 32 to 35,000 के बीच में। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो भी रिक्वायर्ड नंबर हैं वो रिक्वायर्ड नंबर मिलते हैं। रिक्वायर्ड नंबर मतलब के जिसका हमें आंसर ढूंढना है, ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। जैसे ये पहले 10th वाले इलस्ट्रेशन में था कि कितने दिन पेट्रोल की सेलिंग ये हो रही है, बराबर ना, तो वो कितने दिन, वो रिक्वायर्ड नंबर्स, तो उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे प्रोबेबिलिटी को, तो रिक्वायर्ड नंबर मिलते थे। अब यहाँ इस इलस्ट्रेशन में लॉजिक क्या है 13 में, कि आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है, लिखा हुआ है कि इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पूरे दिन में 57 ऐसे कस्टमर आए कि जिन्होंने 1200 से ज्यादा की जो है वो परचेज की है या बिल बनाया है, बराबर। जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपको दिया हुआ है 57, कि 57 इतने लोग आए थे जिनका 1200 से ज्यादा आंसर आया है या बिल आया है, और हमें ढूंढना है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर उस दिन कितने आए थे, बराबर। और उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास है ये 0.228। तो अगर टोटल नंबर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, कि अगर टोटल नंबर ढूंढना है ना, तो जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो गिवन प्रोबेबिलिटी को हम डिवाइड में ले जाएंगे, मतलब जो हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढी वो मल्टीप्लाई की जगह रिक्वायर्ड नंबर के डिवाइड में ले जाए तो फिर हमें आंसर मिलेगा। अरे बात ध्यान,
मतलब कि अगर हमें कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर फाइंड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स के विजिटेड दैट डे के टोटल नंबर ढूंढना है, तो टोटल नंबर के लिए भाई जिनका 1200 से ज्यादा बिल आया था ऐसे कस्टमर 57 थे, और उनकी प्रोबेबिलिटी थी ये कि 0.0228, तो उनको डिवाइड करेंगे वो हमें मिलेगा। अरे इन बात समझ में, अरे सिंपल है, कभी भी टोटल नंबर फाइंड करना हो तो जो भी रिक्वायर्ड नंबर दिए गए हो उसको प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं, है ना। आगे के 2-3 सम किए भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसी में भी, तो उसको टोटल से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अगर टोटल ही ढूंढना हो तो फिर वो प्रोबेबिलिटी को जो गिवन नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है, उससे डिवाइड कर देंगे कि 57 डिवाइड बाय 0.228। अब ये आपके कैलकुलेटर में होगा, या मैं देखूं कि इसका आंसर कितना था, 57 डिवाइड बाय 228 तो 2500, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट 25, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन या कस्टमर उस दिन आ जाएंगे 2500, ठीक है ना। ये भी लॉजिक याद रखना कि जब टोटल नंबर ऑफ समथिंग फाइंड करना हो तो फिर उसको प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं जो आंसर दिया गया हो, और अगर आंसर ढूंढना हो तो उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये लॉजिक कहीं पे नोट कर लेना भाई, ठीक है। ये 10 और 13 ऐसा इलस्ट्रेशन है, नोट कर लेना, कभी एग्जाम में आए तो ध्यान में रहे, इसलिए तो हम लोग ऐसा करवाते हैं ना कि हाँ भाई आपको ध्यान में रहे आप, ठीक है। तो चलो 10 13 भी हुआ, अब एक लास्ट इलस्ट्रेशन 18 देखें। हाँ भाई वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, पर भले आप स्किप करते हुए आगे देखो, पर इलस्ट्रेशन सब अच्छी तरह से कंप्लीट करो भाई, ठीक है। अब 18 वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं, देखें उसमें क्या है। अब देखो अब इलस्ट्रेशन 18, अच्छा अब इलस्ट्रेशन 18 में एक नया टॉपिक आ रहा है कि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। तो अच्छा क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो फिर से 5 मिनट हम लोग समझ ले कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। देखो भाई आप जब ये सम कर रहे थे ना, तो x था, x को z में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर z पर से आप ग्राफ और उसके ऊपर से आप प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे थे। प्रोबेबिलिटी किससे ढूंढ रहे थे, z स्कोर टेबल से, ठीक है ना। लेकिन अगर z स्कोर टेबल ना हो और आपको दिया जाए कि अब z की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, z का आंसर ढूंढो, तो कैसे ढूंढोगे आप, कि सपोज कि अभी आपने सम किया कि 1.75 z की वैल्यू थी, तो पीछे टेबल से ढूंढते थे 1.7 और 5, ये आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर ये टेबल आपको ना दे तो, ऐसा एग्जाम में देंगे चिंता नहीं, पर प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि अगर ये टेबल आपके पास ना हो और कहे कि अब z का आंसर ढूंढो क्या है प्रोबेबिलिटी उसकी, तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला बनी हुई है हमारी, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो पीछे आपके टेबल की सब वैल्यू है ना, वो इस फॉर्मूला से ढूंढ ढूंढ के लिखी हुई है कि आपको ढूंढनी ना पड़े, बरोबर। तो ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता है कि जब आपको कोई z वैल्यू हो, उसकी अगर प्रोबेबिलिटी परफेक्ट ढूंढनी हो तो इससे ढूंढ सकते हैं विदाउट टेबल। ये एक फॉर्मूला है हमारी, जो फॉर्मूला है कि 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई, 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई एंड मल्टीप्लाई बाय ई पावर, ई का पावर फॉर्म, ई पावर -1 अपॉन 2 एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, बराबर। अगर यहाँ चलो क्लियर ना दिखाई दे तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 101 पे लिखा हुआ, 101 पे ये फंक्शन लिखा हुआ है, उसमें क्लियर देखो 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ई पावर -1 अपॉन 2 एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें जो पाई है और ई है ये मैथ्स की कांस्टेंट वैल्यू के कहलाते हैं। पाई है तो पाई की कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है कि भाई 22/7 या 3.14, बराबर। लेकिन यहाँ हम पॉइंट के बाद 4 नंबर लेते हैं ना, तो पाई की कांस्टेंट वैल्यू बनती है 3.1416। ये वैल्यू याद रखना, 1 मार्क में एमसीक्यूज में आती है, और ई की भी कांस्टेंट वैल्यू आती है 2.7183, ये दोनों वैल्यूज याद रखना। और फॉर्मूला खाली याद रखना कि ये अकेली फॉर्मूला आपको 1 मार्क में पूछते हैं कि भाई ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखो, तो ये फॉर्मूला लिखना। और इस फॉर्मूला का यूज सम में क्या करना है, तो इस फॉर्मूला का यूज सम के लिए सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए करना है, ठीक है ना। सिर्फ किसके लिए करना है, मीन के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ये दोनों वैल्यू जो दो हेल्पर हमें चाहिए सम करने के लिए, वो दोनों वैल्यू ढूंढनी है, खाली इसके ऊपर, खाली ढूंढनी है इसके ऊपर से।
फॉर्मूला पूरी लगानी नहीं है कि इसकी वैल्यू भी रखें, इनकी वैल्यू भी रखें, सॉल्व करें, वो सॉल्यूशन अभी नहीं है आपको, ठीक है ना। तो नॉर्मली हमें खाली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। कैसे ढूंढते हैं? तो जो ये फॉर्मूला है ना, 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई ई पावर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये जो पावर फॉर्म है, हमें ये हिस्सा मेन देखना होता है। इस पावर फॉर्म के हिसाब से आगे 1 अपॉन 2 हो अगर, तो अंदर की वैल्यू वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है। बस इतना पता करना कि आगे 1 अपॉन 2 है तो अंदर की वैल्यू मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर आगे 1 अपॉन 2 नहीं है तो 1 अपॉन 2 में कन्वर्ट करो तो ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है ना। बस खाली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है, इसके ऊपर से क्या होगा वो तो क्वेश्चन देख के डायरेक्टली भी आप ढूंढ लो। जैसे देखो, अब इलस्ट्रेशन 18 ही देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलस्ट्रेशन 18 में कुछ ऐसे दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1 अपॉन 4 रूट 2 पाई एंड ई पावर माइनस 1 अपॉन 32 एक्स माइनस 50 उसका स्क्वायर। अब इसमें पता करो खाली कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा है, बस खाली यहाँ देख के लिखना है, ये मीन ये स्टैंडर्ड डेविएशन। ओरली भी हो जाता है, बताऊंगा आगे, पर अगर ओरली ना हो तो हम देखते हैं ये ई का पावर फॉर्म, ये हिस्सा हमें देखना है। फॉर्मूला के हिसाब से इस हिस्से में 1 अपॉन 2 आगे होना चाहिए, तो अंदर की वैल्यू मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाती है, वो डायरेक्ट लिखते हैं। तो आगे की वैल्यू 1 अपॉन 2 होनी चाहिए, यहाँ है 1 अपॉन 2 नहीं, यहाँ 1 अपॉन 32 है, तो इसको 1 अपॉन 2 में कन्वर्ट करो तो आपको अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। 1 अपॉन 2 में कन्वर्ट मतलब इसको 1 अपॉन 2 करो, 32 को वो 2 से अलग कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। देखो ऐसे मैं लिख के बता रहा हूँ, वैसे तो ओरली भी हो जाता है, पर ये हिस्सा सेम ही लिखेंगे, 2 पाई ई पावर, यहाँ पे लिखे 1 अपॉन 2, तो अगर 32 को 2 से अलग कर दें तो क्या बचेगा, 2 इंटू 16, अलग करना मतलब उसको फैक्टर कर देना। 32 को 2 से फैक्टर करें तो क्या होगा, 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 16, वो 32 होता है ना, और समझो अंदर वही x माइनस 50 उसका स्क्वायर। तो 1 अपॉन 2 ही खाली रखना है, तो 16 को कहाँ ले जाएं, वो अंदर ले जाएं, और 16 को ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा। हाँ, स्क्वायर रूट, क्योंकि अगर ब्रैकेट में कोई वैल्यू होती है, सपोज ब्रैकेट में अगर 3 दिया गया हो तो 3 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो जब ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ना। लेकिन वही नंबर अगर ब्रैकेट के अंदर डालना हो तो स्क्वायर रूट ना भाई, ये तो सीधा लॉजिक है ना। तो मतलब यहाँ 1 अपॉन 2 और 16 अंदर ले जाएंगे, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो यहाँ हो जाएगा कि 1 अपॉन 4 रूट 2 पाई, ये तो समझो वही, उसे कुछ नहीं करना है। ई पावर यहाँ देखना है कि ये 1 अपॉन 2 या 16 अंदर ले जाएंगे तो x माइनस 50, और ये डिनोमिनेटर में तो अंदर भी डिनोमिनेटर में ही ले जाएंगे, 16 का स्क्वायर रूट 4 इसका स्क्वायर हो गया ना 1 अपॉन 2 में कन्वर्ट। तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यू वो हमारी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। फॉर्मूला के हिसाब से मीन x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, वही जो z की फॉर्मूला है वही होती है ना यहाँ पे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ नीचे लिखते हैं कि सो हियर मीन की वैल्यू x माइनस 50, तो ये मीन की वैल्यू हो गई कि मीन इक्वल टू 50, और नीचे का नंबर वो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्टैंडर्ड डेविएशन 4। बस ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन खाली इससे ढूंढना है। और ये तो मैंने 2 स्टेप लिखे हैं, एग्जाम में ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट अगर लॉजिक से मिल जाता हो ये क्वेश्चन पर से ही, तो डायरेक्ट बराबर 2 लॉजिक से मिलता है। एक लॉजिक तो ये कि देखो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे है ना। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ सकते थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है, 4। देखो आखिरी में वही मिली ना, दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि अगर यही क्वेश्चन हो हमारा, यहाँ से सीधे भी लिख सकते हैं कि 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, पर कितनी बार ये हिस्सा नहीं होता है, तो इसलिए ये मेन हिस्से को मानते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन और x माइनस जो नंबर हो वो हमारा मीन, तो मीन 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, सीधा आंसर। भले ये ना करो, सपोज अगर ये ना भी दिया गया है तो इसमें खाली लॉजिक लगाते हैं कि आगे 1 अपॉन 2 चाहिए। अगर 1 अपॉन 2 चाहिए तो 32 को 2 से अलग कर दो, बचेगा 16, 2 16 जा, और 16 अंदर जाएगा वो 4 हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 4 मीन 50। ये डायरेक्ट होगा आपका ना। 2 स्टेप मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए कहे, एग्जाम में लिखना भले जरूरी नहीं है। इसकी
यूज होगा, फॉर्मूला का यूज होगा सिर्फ जस्टिफाई करना, बताना कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, बस, फिर आगे सम वैसे। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? हाँ, ये पहला क्वेश्चन है, काफी इलस्ट्रेशन दूसरे आएंगे, सम भी आएंगे, तो और ध्यान रहेगा फिर, बरोबर। तो चलो, इलस्ट्रेशन 18 में ये मिल गया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये फंक्शन से। अब नॉर्मल सम करें। अब आपको दो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए कि जैसे पहले में सीधा ही दिया हुआ है 52 से 58 के बीच का आंसर ढूंढो, तो अब आप प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हो ना, जैसे सब में किया डायरेक्ट। अब आप करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब 18 वाला इलस्ट्रेशन आप ट्राई करो। 52 टू 58 वो x है, उसको पहले z में कन्वर्ट करेंगे जैसे सब में किया। z में कन्वर्ट करने के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वो यहाँ हमने ढूंढा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, बराबर ना। फिर उससे ग्राफ, और ग्राफ से प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा नॉर्मल। और सेकंड भी दिया हुआ है। अच्छा, सेकंड में खाली समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू में x माइनस 45 लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, तो पता नहीं, जब एब्सोल्यूट वैल्यू में दो नंबर हटाते हैं ना, तो उन नंबर का एक बार माइनस एक बार प्लस होता है। सिंपल अगर लॉजिक हो, एब्सोल्यूट वैल्यू में नॉर्मली याद करना हो, तो जो नंबर है ना 45, वो 45 को एक बार 4 से माइनस करते हैं, एक बार 4 से प्लस करते हैं, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी है, वो हमारी वैल्यू बनती है। मतलब यहाँ जो प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है ना, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू में 45 लेस देन और इक्वल टू 4, तो उसको ऐसे ढूंढा जाता है कि एक बार 45 माइनस 4, तो 45 माइनस 4 वो हो जाएगा हमारा 41 लेस देन और इक्वल टू x, और एक बार 45 प्लस 4, तो 45 प्लस 4 वो हो जाएगा 49। तो 41 से 49 के बीच का आंसर ढूंढना है, जैसे इसमें ढूंढा वैसे ही, ठीक है ना। ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था 41 से 49 ढूंढो, ऐसे सिंबल में दिया हुआ है। तो याद रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू में हो तो उन वैल्यू को एक बार माइनस एक बार प्लस ऐसे ढूंढ लेते हैं। क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है ना? ये दोनों आप सॉल्व करो इसे, है ना। और आज इन सब इलस्ट्रेशन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, तो ये प्रैक्टिस हो जाए आपकी, तो फिर कल फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखें, सेक्शन ई और एफ के जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट बने हुए हैं, तो मैं लिंक में रख दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में लिंक में रखूंगा कि इसके आप इलस्ट्रेशन वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेना एक बार, ठीक है ना। उसमें एक्सप्लेनेशन है, नहीं जो बने हुए होंगे तो उसकी मैं वीडियो बना लूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलो आज ये मेथड देख लो, कल इसका लास्ट दिन ये मेथड का फाइनल एक्सरसाइज का, परसों से फिर रिवर्स मेथड देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।